रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर। तो ये लास्ट टाइम हमारी जो डिस्कशन है वो लेसन 1 तक हमने कर ली थी। आज हम लेसन 2 से ऑनवर्ड्स करेंगे। यूनिट 7 है, ठीक है। और इस लेसन में हमने देखना है कि डीएनएस सर्वर इंस्टॉल किस तरह करते हैं, ठीक है, और कुछ बेसिक्स हैं डीएनएस सर्वर की। सबसे पहले देख लें व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ डीएनएस सोल्यूशन। ये डीएनएस सोल्यूशन के कंपोनेंट्स हैं और कुछ बातें यहाँ आपको बताएंगे, लाइक रिजॉल्वर, डीएनएस सर्वर और डीएनएस सर्वर्स ऑन इंटरनेट, ठीक है। कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि डीएनएस के रेफरेंस से सबसे चैलेंजिंग टास्क ये है कि एक डीएनएस सर्वर दूसरे डीएनएस सर्वर को किस तरह लोकेट करता है, क्योंकि इंटरनेट एक बहुत बड़ी नेम स्पेस है और इंटरनेट पे बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ वेबसाइट्स चल रही हैं। तो इतनी सारी वेबसाइट्स के लिए डीएनएस सर्वर भी बहुत सारे हैं जो उन वेबसाइट्स की नेम रेजोल्यूशन सर्विसेज के रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। डीएनएस के रेफरेंस से एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना, वो ये कि डीएनएस का स्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेंट्रलाइज नहीं है। यानी हमारे पास कोई एक डीएनएस सर्वर ऐसा नहीं है जिस पे तमाम डेटाबेस पड़ा हो, बल्कि इन रियलिटी डीएनएस का जो डेटाबेस है वो कहाँ पड़ा होगा, मुख्तलिफ जगहों पे पड़ा हुआ है। हर डीएनएस, इंटरनेट पे जितने भी डीएनएस अटैच्ड हैं वो किसी ना किसी नेम स्पेस के रिस्पॉन्सिबल हैं। जो याहू का डीएनएस सर्वर होगा वो याहू का रिस्पॉन्सिबल होगा, जो हॉटमेल का डीएनएस सर्वर होगा वो हॉटमेल का रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही डीएनएस जो है वो तमाम नेम स्पेसेस का रिस्पॉन्सिबल हो। तो इसी वजह से जो डीएनएस सर्वर्स इंटरनेट पे डिप्लॉयड हैं उनका आपस में इंटरेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो वो इंफॉर्मेशन डिलीवर नहीं हो सकती, ठीक है। क्योंकि जब भी डीएनएस से कोई बात पूछी जाएगी तो डीएनएस को उस पर्टिकुलर डीएनएस तक पहुंचना पड़ेगा जिसके पास जॉन डेटाबेस पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो उसने कंपोनेंट्स बताए हैं उसमें जो राइट मोस्ट साइट पे आपको नजर आ रहा है डीएनएस सर्वर्स ऑन द इंटरनेट, ठीक है। यहाँ वो आपको बता रहा है कि बेसिकली जो डीएनएस सर्वर्स इंटरनेट पे पड़े हुए हैं वो डिफरेंट पोर्शंस के रिस्पॉन्सिबल हैं और उन तक पहुंचने का आपके पास एक ही जरिया और वो है रूट एंड्स, ठीक है। यानी डीएनएस सर्वर रूट पे जाता है और रूट के थ्रू वो उन पर्टिकुलर डीएनएस सर्वर्स तक पहुंच जाता है। जो मिडिल लेयर है उसमें वो आपको बता रहा है रिसोर्स रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। रिसोर्स रिकॉर्ड्स आपकी एंट्रीज हैं जिनमें नेम टू आईपी मैपिंग्स हैं, ठीक है, जो डीएनएस सर्वर पे प्लेस होती हैं। और रिजॉल्वर आपके क्लाइंट्स हैं जो डीएनएस को क्यूरी कर रहे हैं, ठीक है। रिजॉल्वर मींस जो डीएनएस को क्यूरी कर रहे हैं, ठीक है। अब वो कोई भी कंप्यूटर हो सकता है और डीएनएस क्लाइंट कोई भी ऐसा कंप्यूटर हो सकता है जिस पे टीसीपी/आईपी इंस्टॉल। तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं। जब आप डीएनएस का कंप्लीट सॉल्यूशन बनाएंगे तो आपको ये देखना है कि कोई लेयर मिसिंग तो नहीं है। यानी आपने डीएनएस जो डिप्लॉय किया है उस पे दो ही तरीके हैं ना, या तो डीएनएस खुद नेम रिजॉल्व कर सके और या फिर डीएनएस के पास ऐसा कोई मीन्स हो जिसके थ्रू वो उन डीएनएस सर्वर्स पे पहुंच सके जो उस पर्टिकुलर नेम स्पेस के रिस्पॉन्सिबल हैं जिसकी क्यूरी क्लाइंट ने की। तो ये डीएनएस के सॉल्यूशन आर्किटेक्चर है बेसिकली जो आपको दिखाया गया। आगे चलते हैं, बातें इसमें और भी हैं जिसके बाद आपके जहन में इसका पूरा खाका बनेगा। रूट एंड्स, कल हमने एक स्लाइड की थी, अगर मैं वापस उस पर आपको लेके जाऊं, दिस वन। इसमें जो वर्क स्टेशन है वो जाना चाहता था microsoft.com पे, ठीक है। और जो लोकल डीएनएस था उस पर वो क्यूरी करता है। अब लोकल डीएनएस सबसे पहले कहाँ जाता है, रूट पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि ये जो रूट है इसका आईपी एड्रेस इसके पास कैसे आया, क्योंकि ये रूट इसे एड्रेस दे देगा कॉम का। अगर आपसे कोई पूछे कॉम का एड्रेस कैसे आया तो आपका आंसर होगा रूट ने दिया, ठीक है। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट का आईपी किसने दिया, वो कॉम ने दिया। तो माइक्रोसॉफ्ट का आईपी कॉम ने दे दिया, कॉम का आईपी रूट ने दे दिया, लेकिन व्हाट अबाउट रूट सर्वर्स, रूट सर्वर का आईपी एड्रेस किसने दिया। तो इसका आंसर ये है कि जितने भी डीएनएस सर्वर्स होते हैं उनमें एक चीज कॉन्फ़िगर्ड होती है जिसे हम कहते हैं रूट हैंड्स, ठीक है। मैं आपको डीएनएस में डिस्प्ले कर देता हूँ। बेसिकली अगर आप डीएनएस को ओपन करें तो डीएनएस सर्वर्स में, ये मैंने डीएनएस सर्वर ओपन कर लिया 2012 का। अगर मैं प्रॉपर्टीज में जाऊं सर्वर की तो मेरे पास एक प्रॉपर्टी पेज होगा रूट हिंट्स का। ये जो आपको आईपीज नजर आ रहे हैं और अगर आप इसे गौर से देखें तो ये पब्लिक आईपी है, प्राइवेट आईपी नहीं है।
ठीक है, ये देखें 192.128.63.2.53, दिस इज पब्लिक एड्रेस, ठीक है, ये वैलिड एड्रेस है। तो बेसिकली ये वो सर्वर्स हैं जो रूट जोन के रिस्पॉन्सिबल हैं, डॉट के, पीरियड के। यही बात हमने कल डिस्कस की थी इस स्लाइड में, और यही चीज ये आज डिस्कस कर रहा है। उसी स्लाइड पे आ जाए, यस दिस वन, कि रूट हेंड्स क्या है। रूट हेंड्स कंटेन द आईपी एड्रेसेस फॉर डीएनएस रूट सर्वर्स, ठीक है। अच्छा, अब ये क्लाइंट ने क्यूरी की लोकल डीएनएस को, ठीक है, मजीद इसने कोई एनिमेशन की या नहीं की। क्लाइंट ने जनाब क्यूरी की लोकल डीएनएस सर्वर को, डीएनएस सर्वर जाना चाहता है कहाँ पे, microsoft.com पे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब क्या होगा, दो ही तरीके हैं, या तो ये अपने रूट सर्वर्स के पास जा सकता है और ये इंटरनेट वाले रूट सर्वर्स के पास जा सकता है। मैं आपको सिर्फ समझाना ये चाह रहा हूँ कि रूट की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो लोकली भी हो सकती है, लेकिन फिर इंटरनेट से आप कनेक्टेड नहीं होंगे। यानी ऐसा हो सकता है कि आपकी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा है कि आपके पास विद इन अ कंपनी डिफरेंट टॉप लेवल डोमेन्स चल रही हैं। टॉप लेवल का मतलब होता है कॉम, ORG, इन्फो, नेट। तो अगर आपके पास डिफरेंट टॉप लेवल डोमेन्स चल रही हैं तो देयर कैन बी अ केस कि आपके पास अपने रूट सर्वर्स लगे हुए, लेकिन ये बहरहाल लेस कॉमन है, शायद ही कहीं हो। तो ज्यादा जो फ्लो आपको नजर आएगा वो ये वाला है जिसमें इंटरनेट रूट सर्वर्स के पास जा रहा है और वो फिर कॉम पे भेजेंगे एंड देन माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो ये रूट हेंड्स की सिग्निफिकेंस है, आगे आ जाए। ओके, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करेंगे डीएनएस क्यूरीज, ठीक है। दो तरह की क्यूरीज होती हैं, रिकर्सिव क्यूरी और इटरेटिव क्यूरी, ठीक है। और इन्हीं दोनों क्यूरीज को हमने डिस्कस करना है। अब इन दोनों क्यूरीज को अंडरस्टैंड करने से पहले, मैं स्लाइड बाद में रीड करता हूँ, पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बताता हूँ जिसकी बेस पे स्लाइड को अंडरस्टैंड करना भी आसान हो जाएगा और प्रैक्टिकली जो हम डिस्कशन करना चाहते हैं वो भी आसान हो जाएगी। पहली बात ये याद रखें कि जो रिकर्सिव क्यूरी है वो टिपिकली क्लाइंट सर्वर को करता है, यानी डीएनएस क्लाइंट, या इन अदर वर्ड्स आई वुड से रिजॉल्वर डीएनएस सर्वर को जो क्यूरी करता है दैट इज रिकर्सिव। और जो आइटरेटिव क्यूरी है वो हमेशा डीएनएस सर्वर टू डीएनएस सर्वर होगी, यानी इसमें क्लाइंट बीच में नहीं आएगा। मैंने आपको क्या डिफरेंस बताया, पहला डिफरेंस मैंने बताया, और अगर आपने स्टेटमेंट पे गौर किया हो तो उसमें भी मैंने एक क्लू छोटा सा रखा है, क्योंकि एक चीज आपने आगे आने वाली स्लाइड्स में पढ़नी है तो उसकी मैंने गुंजाइश रखी है। मैंने ये कहा है कि रिकर्सिव क्यूरी नॉर्मली क्लाइंट टू सर्वर ही होगी, यानी डीएनएस क्लाइंट क्यूरी करेगा और डीएनएस सर्वर को करेगा। आप में से किसी की साइड पे शोर है थोड़ा सा, अगर वो म्यूट कर लें तो शायद जिशान आपकी साइड पे है। ओके, थैंक यू। तो जो रिकर्सिव क्यूरी है वो डीएनएस क्लाइंट से डीएनएस सर्वर की तरफ होगी, ठीक है, ये मैंने आपको बताई एक बात। सेकंड है इटरेटिव क्यूरी, ये डीएनएस सर्वर से डीएनएस सर्वर की तरफ होगी, ठीक है। अब आपको यहाँ पे इतनी ही बात पे रुक के थोड़ा सा सोचना चाहिए कि एक डीएनएस सर्वर दूसरे डीएनएस सर्वर को क्यूरी क्यों करेगा, ठीक है, इस पे सोचिएगा, अभी ही क्लियर हो जाएगी आपको ये बात। अच्छा, उसके बाद है दूसरा इसका पॉइंट जो आपने याद रखना है, और वो पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखें, जब क्यूरी डीएनएस को की जाती है तो डीएनएस ने रिप्लाई में नॉर्मली क्या देना होता है, आईपी एड्रेस देना होता है, ठीक है। और समटाइम्स ये होता है कि अगर आईपी एड्रेस उसके पास ना हो, उसके डेटाबेस में वो एंट्री ना हो, तो फिर वो एरर दे देता है, ठीक है। वो क्लाइंट को कहता है नेम नॉट फाउंड, ठीक है। तो ये दो बेसिकली हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो डीएनएस सक्सेसफुली रिजॉल्व करके आईपी एड्रेस क्लाइंट को दे दे, और या फिर डीएनएस क्या करे, क्लाइंट को कह दे कि नेम नॉट फाउंड। अच्छा, एक और पॉसिबिलिटी भी है, वो ये कि डीएनएस रेफर कर दे किसी और दूसरे डीएनएस सर्वर के पास। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि आप रूट पे जाते हैं तो रूट आपको कॉम का आईपी देके या टॉप लेवल, कोई भी टॉप लेवल डोमेन है उसका आईपी एड्रेस देके उस पर रेफर कर देता है, यानी उसके बाद क्लाइंट उस डोमेन पे चला जाएगा। तो जो चीज समझने वाली है वो ये कि टॉप लेवल डोमेन का रिस्पॉन्सिबल रूट सर्वर। अब तीन पॉसिबिलिटीज हो गई अगर मैं सम अप करूं। पहली पॉसिबिलिटी, अभी हम क्यूरीज को नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं पॉसिबल आंसर्स ऑफ डीएनएस सर्वर। डीएनएस सर्वर से क्लाइंट को जो आंसर्स मिलेंगे उनकी पॉसिबिलिटी क्या क्या है। पहली पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताई कि डीएनएस सर्वर ने क्या चीज दी, आईपी दे दिया।
सेकंड पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताई कि डीएनएस सर्वर ने आईपी नहीं दिया, बल्कि वो दे दिया, क्या कहते हैं, एरर दे दिया। और थर्ड पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताई कि डीएनएस सर्वर ने रेफर कर दिया किसी और डीएनएस के पास। अब हम देखते हैं कि ये रिकर्सिव और इटरेटिव क्यूरीज में ये बातें कहां आती हैं। पहली बात ये याद रखें कि अगर डीएनएस सर्वर रेफर नहीं करता, आईपी एड्रेस दे देता है या फेलियर मैसेज देता है, तो ये बात मुकम्मल है। इस बात को हम मुकम्मल कहेंगे। उसकी वजह यह कि ये प्रोसेसिंग को खत्म कर देगी, यानी क्लाइंट मजीद फिर कुछ नहीं करेगा। अगर तो आईपी एड्रेस क्लाइंट को मिल जाता है तो क्लाइंट वेबसाइट को एक्सेस कर लेगा, और अगर एरर आता है तो क्लाइंट खामोश बैठ जाएगा, फिर एक्सेस नहीं करेगा। यानी दोनों केसेस में जो आंसर है दैट शुड बी कंसिडर्ड एज कंप्लीट। लेकिन जो थर्ड केस है जिसमें डीएनएस सर्वर रेफर कर रहा है उसे किसी और के पास, तो वो आंसर कंप्लीट कंसिडर नहीं किया जाएगा। वो कंप्लीट नहीं है, उसमें तो कहीं और रेफर कर दिया। ठीक है, तो अब जरा मैं क्यूरीज की तरफ आता हूं। रिकर्सिव क्यूरी का आंसर कंप्लीट होगा, इटरेटिव क्यूरी का आंसर इनकम्प्लीट होगा। मैंने क्या कहा, रिकर्सिव क्यूरी का आंसर क्या होगा, कंप्लीट। यानी जब भी आप रिकर्सिव क्यूरी करेंगे तो डीएनएस या तो आईपी एड्रेस देगा या फिर एरर मैसेज कि नेम नॉट फाउंड, रेफर कभी नहीं करेगा। जबकि जो इटरेटिव क्यूरी है इसका आंसर जनरली ज्यादातर केसेस में होता ही रेफरल है, किसी और के पास भेज देता है। बाकी बातें भी पढ़ लें। Queries are recursive and iterative, then DNS clients and DNS servers initiate queries। ठीक हो गया। DNS servers are authoritative और नॉन authoritative for a namespace। ठीक है, DNS सर्वर के ऊपर अगर जोन बना हुआ है तो वो authoritative है, जोन नहीं बना हुआ तो वो नॉन authoritative है। बल्कि पहली बात में भी कंडीशन है थोड़ी सी। DNS सर्वर में अगर जोन बना है और जोन की टाइप, आपने जोन टाइप्स पढ़नी है, 4 टाइप्स हैं जोन की, प्राइमरी, सेकेंडरी, एडी इंटीग्रेटेड और स्टब। डीएनएस अथॉरिटेटिव उस वक्त होता है जब उसके पास जो जोन बना हो वो प्राइमरी, सेकेंडरी या एडी इंटीग्रेटेड हो। अगर वो जोन स्टब है तो फिर डीएनएस को हम अथॉरिटेटिव नहीं कहते। ठीक है, ऐसा डीएनएस सर्वर जिसपे जो जोन बना है वो क्या कहते हैं, स्टब है, तो वो नॉन अथॉरिटेटिव है। और दूसरी बात जो यहाँ लिखी है कि डीएनएस सर्वर नॉन अथॉरिटेटिव भी हो सकता है। देखें, इस चीज को आप समझ लें तो बड़ा अच्छा होगा, और मुझे भी एक तसल्ली रहेगी कि आप इस चीज को समझ गए। देखें, एक बात तो अब तक हम क्लियर कर चुके हैं कि डीएनएस पे जब क्यूरी आती है तो डीएनएस या तो अपना डेटाबेस जो है उससे आंसर दे सकता है, और या फिर अगर उसके डेटाबेस में वो एंट्री नहीं है तो फिर डीएनएस को दूसरे डीएनएस को ढूंढना पड़ता है, यानी उस डीएनएस को ढूंढना पड़ता है जिसके डेटाबेस में एंट्री है। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटीज है। अब अगर तो डीएनएस अथॉरिटेटिव है तो वो खुद आंसर दे देगा, फिर उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। और अगर डीएनएस अथॉरिटेटिव नहीं है तो देन उसको फिर सर्च करना पड़ेगा, फिर उसे ढूंढना पड़ेगा। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। अच्छा, 1 मिनट के लिए मैं आप लोगों को एक्सक्यूज कर रहा हूँ, जस्ट अलाउ मी 2 मिनट्स। मुझे थोड़ा सा ये लोकेशन ऊपर नीचे करनी पड़ रही है चीजों की। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन। जी उस्मान, यू वर अबाउट टू आस्क समथिंग, क्वेश्चन आप कर रहे थे, प्लीज करें।
कोई भी डोमेन एनवायरनमेंट में डीएनएस के बगैर तो नहीं ना हो सकती? देखें, डोमेन एनवायरनमेंट आपने कहा ना, तो ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन का तो प्री रेक्विजिट है। आप ओह, एक्टिव डायरेक्टरी का इंफ्रास्ट्रक्चर बना ही नहीं सकते विदाउट हैविंग डोमेन। डीएनएस जरूरी है। और उसमें एक डीएनएस अथॉरिटेटिव भी जरूर होना चाहिए। देखिए, डीएनएस पे जोन बन गया तो डीएनएस अथवा एक यहां पे एक चीज क्लियर कर लें, कोई भी डीएनएस सर्वर जो है ना ग्लोबली अथॉरिटेटिव नहीं है। ठीक है, डीएनएस सर्वर अथॉरिटेटिव भी हो सकता है, नॉन अथॉरिटेटिव भी हो सकता है। एक गिवन टाइम में जो डीएनएस सर्वर है वो किसी जोन का अथॉरिटेटिव होगा, यानी ये अथॉरिटेटिव होना कोई ग्लोबल क्रेडेंशियल नहीं है कि एक डीएनएस सर्वर अगर अथॉरिटेटिव है तो बस वो अथॉरिटेटिव है। अथॉरिटी किसी जोन पे होती है, यानी आपने एक डोमेन बनाई, फॉर एग्जांपल आपने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल की और आपने उसमें जनाब जोन बना दिया फॉर एग्जांपल abc.com। ठीक है, अब डीएनएस में abc.com के नाम से जोन बन गया, तो abc.com का तो ये हो गया अथॉरिटेटिव। लेकिन अगर किसी और के साथ इसे कम्युनिकेट करना पड़ता है, तो किसी और जोन के साथ अगर कम्युनिकेट करता है तो उसके लिए नॉन अथॉरिटेटिव है, उसके लिए अथॉरिटेटिव नहीं है। तो अथॉरिटी किसी विद रिस्पेक्ट टू सम डोमेन होगी। डीएनएस सर्वर अथॉरिटेटिव किसी डोमेन का होता है। बात क्लियर हुई है? उस्मान, आपको आवाज आ रही है? जी सर, होगी। ठीक है, तो आपने जी जो सर, होगी, क्वेश्चन क्लियर किया होगी। था कि मैंने जो है वो एडीएस इंस्टॉल की, तो उस एडीएस का जो जोन है, यानी लाइक आपने जो भी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन बनाई उसका जो भी नाम रखा है, उस नाम का डीएनएस में ऑटोमेटिकली जोन बन जाएगा और डीएनएस उस जोन का अथॉरिटेटिव होगा। ये चीज तो दिस इज अ मस्ट। बाकी बातें जिम्नी हैं, उन्हें हम देखते रहेंगे, लेकिन ये चीज अंडरस्टूड है कि जब आपने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल की तो एक्टिव डायरेक्टरी के इंस्टॉलेशन के साथ ही डीएनएस में एक जोन बन जाता है। उस जोन का नाम वही होता है जो आपकी एक्टिव डायरेक्टरी में डोमेन का नाम है। ठीक है, और उस नेम का जोन बनेगा और उस जोन का जब जोन बन गया तो डीएनएस अथॉरिटी है। स्टब तो बहुत कंडीशनल है। स्टब जोन जनरल केसेस में नहीं बनता, स्टब जोन खास केस में बनता है। जनरली जो आप जोन बनाते हैं वो प्राइमरी हैं, एडी इंटीग्रेटेड हैं। ठीक है, और इवन अगर आप सेकेंडरी भी बनाए तो डीएनएस अथॉरिटेटिव है। अच्छा जी, उसके बाद डीएनएस क्लाइंट्स एंड डीएनएस सर्वर्स इनिशिएट क्यूरीज, दोनों क्यूरीज इनिशिएट करते हैं। ठीक है, डीएनएस सर्वर्स आर अथॉरिटेटिव और नॉन अथॉरिटेटिव फॉर अ नेम स्पेस। ठीक हो गया। एन अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर फॉर द नेम स्पेस विल ईदर रिटर्न द रिक्वेस्टेड आईपी एड्रेस, रिटर्न एन अथॉरिटेटिव नो। वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों स्टेटमेंट समझने की जरूरत है कि जो अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर होगा ये वो सर्वर है जिसपे जोन मौजूद है। ठीक है, जो दूसरे से पूछ के नहीं बता रहा। डीएनएस को दूसरे डीएनएस सर्वर से उस वक्त पूछना पड़ता है जब उसके पास जोन मौजूद नहीं होता। ठीक है, तो हम वो केस डिस्कस कर रहे हैं जिसमें डीएनएस पे जोन मौजूद है। ठीक है, तो अब या तो वो आईपी एड्रेस रिटर्न कर देगा, इसका मतलब है उसके डेटाबेस में एंट्री मौजूद थी, और या फिर वो अथॉरिटेटिव नो देगा। अथॉरिटेटिव नेम का नो का मतलब है नेम नॉट फाउंड। ठीक है, मुझे ये एक्सप्लेन करें जरा ताकि मुझे पता लगे आप लोगों को ये बात क्लियर हुई है कि अथॉरिटेटिव नो तो चले समझ में आ गया। व्हाट इफ, यानी मुझे सिर्फ ये बताएं अथॉरिटेटिव नो का मतलब क्या है। शाबाश, क्या आपने इससे रिसीव किया अथॉरिटेटिव नो से? सर यानी कि अगर हमने एक डोमेन है testing.com और उसके अंदर हमने क्यूरी की है कि मुझे आईपी दो pc1.testing.com का, तो अगर तो वो उस कोई pc1 एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उसे वो कह देगा कि भी नहीं है, वो अपने आगे किसी के पास नहीं भेजेगा, किसी दूसरे डीएनएस के पास। अथॉरिटेटिव नो का मतलब है कि मजीद कोई प्रोसेस नहीं होगा। हाँ जी, वो कह देगा कि नहीं क्लाइंट है, ये पे जब, एग्जिस्ट यानी नहीं जब करता। रिजॉल्वर पे ये रिप्लाई रिसीव होगा तो रिजॉल्वर जाहिर है कोई कंप्यूटर होगा, वो क्लाइंट को यूजर को स्क्रीन पे लाइक कमांड प्रॉम्प्ट पे वहां नेम नॉट फाउंड का मैसेज आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इन यानी एक्सेसिबिलिटी वहीं पे खत्म हो जाएगी और लाइक आप जो अटेम्प्ट कर रहे थे वो आपकी अटेम्प्ट फेल होगी। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद नॉन अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर। अब ये वो डीएनएस सर्वर है जो दूसरे से पूछ रहा है। ठीक है, अ नॉन अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर फॉर द नेम स्पेस विल ईदर चेक इट्स कैशे। सबसे पहले अपना कैशे चेक करेगा। कैशे क्यों चेक करेगा? इसलिए क्योंकि जब एक नॉन अथॉरिटेटिव सर्वर एक अथॉरिटेटिव सर्वर से कोई रिकॉर्ड पूछ के लाता है तो उसको अपने कैशे में स्टोर कर देता है फॉर फ्यूचर पर्पसेस।
ठीक है, ताकि फ्यूचर में अगर उसी नेम से रिलेटेड कोई क्यूरी हो तो डीएनएस को आगे दोबारा से अथॉरिटेटिव को तंग ना करना पड़े, बल्कि वो कैशे से ही आंसर दे दे। ठीक है, तो कैशे चेक करेगा, यूज फॉरवर्डर्स, यूज रूट हिंट्स, ये 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। अब आप मुझे ये बताएं, अथॉरिटेटिव को लोकेट करने की इसमें जो पॉसिबिलिटी है वो कौन सी है? क्योंकि नॉन अथॉरिटेटिव है ना, तो नॉन अथॉरिटेटिव क्यूरी का आंसर देने के लिए अथॉरिटेटिव को लोकेट करेगा। तो 3 यहां पे बातें लिखी हुई हैं, इनमें कौन सी बात है जिसमें डीएनएस सर्वर अथॉरिटेटिव को लोकेट कर रहा है? सर फर्स्ट प्रायोरिटी तो उसकी रूट हिंट होगा, फिर ये First डिपेंड करता है priority तो- कॉन्फ़िगरेशन। मेरा क्वेश्चन ये है जिशान, यहाँ पे 3 चीजें लिखी हुई है ना, कि कैशे चेक करेगा, जी फॉरवर्डर को यूज करेगा, रूट हिंट्स को। ठीक है, अब फॉरवर्डर तो मैंने अभी आपको पढ़ाया ही नहीं, तो मैं जो आपसे पूछना चाह रहा था वो यही रूट हिंट्स वाली बात थी। डीएनएस सर्वर रूट हिंट्स के पास जाता ही किस लिए है? जनरली हम ये कह सकते हैं कि वो रूट हिंट्स के पास जाता ही उस वक्त है जब उसने अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर को लोकेट करना है। आप देखें ना, प्रीवियस क्यूरी में जो हमने स्टडी की थी, एक स्लाइड थी ये, इसमें डीएनएस, ये लोकल डीएनएस रूट हिंट के पास क्यों गया? ये रूट हिंट के पास क्यों गया? क्योंकि ये Microsoft.com का अथॉरिटेटिव नहीं था। अगर ये अथॉरिटेटिव होता तो ये खुद आंसर दे देता, या अगर ये पहले आंसर लेके आया होता Microsoft.com डीएनएस सर्वर से, तो वो फिर इसके कैशे में होना था। बात क्लियर हो रही है जी? हाँ ना कर दिया करें। जी जी हो रही वापस है, आते हैं जी उस सर slide क्लियर पे। है। हो रही है, वो Clear माइक है। अगर आपकी साइड पे ना नॉइज ना हो तो आप लोग बेशक माइक अपना ऑन रखें, ताकि आपको क्वेश्चन करने के लिए हैसल ना हो। अगर आप साइलेंट जगह पे बैठे हैं तो बेशक आप अपना माइक बेशक उसको ऑन ही रखें। ओके, ये बातें तीनों क्लियर हो गई। यूज इट्स कैश, फॉरवर्डर हम आगे देखते हैं। फॉरवर्डर मैं यहाँ पे इस स्लाइड में आपको इतना बता देता हूँ, समटाइम ये होता है कंपनी ने अपना डीएनएस सर्वर लगाया है और कंपनी आईएसपी से कनेक्ट है, तो जो डीएनएस सर्वर होता है उस पे आईएसपी के जो डीएनएस सर्वर है उसका आईपी दे देते हैं। इसका फायदा ये होता है कि क्लाइंट खुद, यानी डीएनएस सर्वर खुद रूट हिंट्स पे नहीं जाता, बल्कि डीएनएस सर्वर फॉरवर्डर को क्यूरी फॉरवर्ड कर देता है। आगे फॉरवर्डर की जिम्मेदारी है कि वो सारी भाग दौड़ करे। भाग दौड़ से मेरा मतलब है रूट पे जाए, फिर टॉप लेवल पे जाए, फिर सेकंड लेवल पे जाए और आंसर लोकेट करके लाए और देन क्लाइंट को दे। यानी क्लाइंट खुद रूट पे नहीं जाएगा। क्लाइंट से मुराद मेरी डीएनएस सर्वर है, यानी एक डीएनएस सर्वर आपके एंड पे था, एक डीएनएस सर्वर आईएसपी के एंड पे था। एक तो पॉसिबिलिटी ये थी कि आपका डीएनएस सर्वर खुद रूट पे जाए, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि आपका डीएनएस सर्वर रूट पे ना जाए, बल्कि वो आईएसपी के डीएनएस को क्यूरी कर दे और वो रूट पे जाए। ठीक है, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। फिलहाल ये याद रखें कि डीएनएस सर्वर पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि वो खुद से रूट हिंट्स पे ना जाए, खुद से अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर को लोकेट ना करे, बल्कि फॉरवर्डर यूज कर ले। ओके जी, ये क्यूरीज कंटिन्यूड है। रिकर्सिव क्यूरी सेंड टू अ डीएनएस सर्वर एंड रिक्वायर्स अ कंप्लीट आंसर। कंप्लीट आंसर की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी थी। कंप्लीट आंसर का मतलब है कि या तो आईपी एड्रेस आ गया और या फिर अथॉरिटेटिव नो आया। अथॉरिटेटिव नो भी कंप्लीट आंसर है, और अगर आईपी एड्रेस आता है तो वो भी कंप्लीट आंसर है। रेफरल कंप्लीट आंसर नहीं है, क्योंकि रेफरल का मतलब है कि नेम अभी रिजॉल्व नहीं हुआ। ये जनाब देख लें, ये सीरीज ऑफ इटरेटिव क्यूरीज हैं। An iterative query directed to a DNS server may be answered with a referral to another DNS server। अब आप यहां पे देखें, ये DNS सर्वर था, ये क्लाइंट था, इसने क्यूरी की अपने लोकल डीएनएस को, और क्यूरी क्या है, mail1.contoso.com, इसका आईपी एड्रेस इसने मांगा है। अब ये डीएनएस सर्वर क्योंकि अथॉरिटेटिव नहीं है तो इसको लोकेट करना पड़ेगा अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर को। उसके लिए सबसे पहले कहां गया, रूट पे। क्यूरी कौन सी थी, इटरेटिव। रिप्लाई में क्या आंसर दिया गया, आस्क कॉम। ठीक है, यानी ये आस्क कॉम का मतलब है कि जो रूट सर्वर था उसने आईपी एड्रेस से प्रोवाइड किया है किसका, कॉम का। अब ये कॉम पे चला गया। अब कॉम ने क्या कहा, आस्क कॉन्टोसो.com, और इस आस्क कॉन्टोसो.com का मतलब है कि इस कॉम के डीएनएस सर्वर ने रिटर्न किया है आईपी एड्रेस ऑफ
contoso.com, ठीक है, contoso.com के डीएनएस का आईपी दिया है इसने। अब क्लाइंट ने डीएनएस पे थोड़ी जाना है, क्लाइंट ने तो जाना है मेल 1 पे, तो अब ये डीएनएस सर्वर फिर जाएगा contoso.com पे, ठीक है। और अब ये कहां पहुंच गया है, मेरा आपसे क्वेश्चन है, इसका आंसर दें कि ये थर्ड स्टेप में ये लोकल डीएनएस ये जो यहां पे पहुंचा है ये अब किस जगह पहुंच गया, इसका डीएनएस की जबान में आंसर दें, शाबाश। जी, आज के ये लेक्चर में अथॉरिटेटिव सर्वर पे पहुंच गया। किस पे पहुंच गया जीशान? सर ये अथॉरिटेटिव सर्वर पे। यस, ये अब अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर पे पहुंच गया है, ठीक है। बेसिकली जो बेसिक सी बात थी जिसमें सारा कॉन्सेप्ट छुपा था वो यही था कि क्यूरी का आंसर अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर देता है। तो जब ये लोकल डीएनएस सर्वर क्यूरी का आंसर नहीं दे सकता तो उसने लोकेट किया अथॉरिटेटिव को, और अब ये अथॉरिटेटिव रिस्पॉन्स आया है। अथॉरिटेटिव रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि या तो आईपी एड्रेस रिटर्न कर दिया गया या अथॉरिटेटिव नो भेजा गया है। वट एवर द आंसर इज, लोकल डीएनएस उसे कैश कर लेगा और क्लाइंट को भी दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर कोई क्लाइंट इसे क्यूरी करता है और कैशे का टीटीएल एक्सपायर नहीं हुआ, हर एंट्री का एक टाइम टू लिव होता है, यानी जो अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर है वो ये भी बताता है कि कितनी देर तक तुम इसे कैश कर सकते हो, ठीक है। तो अगर वो कैशे जो कैश वैल्यू है वो अभी एक्सपायर नहीं हुई तो फिर कैशे से ही आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा, कैशे से जो आंसर दिया जाए वो नॉन अथॉरिटेटिव होता है, वो अथॉरिटेटिव नहीं होता, ठीक है। डीएनएस सर्वर बताता है कि दिस इंफॉर्मेशन इज व्हाट आई बिलीव इज करेक्ट, ठीक है, बट इट्स नॉट अथॉरिटेटिव बिकॉज आई हैव यूज्ड कैश टू आंसर दिस क्यूरी। ओके जी, व्हाट इज फॉरवर्डिंग देख लें, एक लेयर और ऐड हो गई है इसमें। आपने क्यूरी की लोकल डीएनएस को, प्रीवियस स्लाइड में लोकल ने खुद क्यूरी किया था रूट हिंट को, ठीक है, लेकिन अब क्योंकि फॉरवर्डर बीच में आ गया है तो लोकल डीएनएस सर्वर क्यूरी को फॉरवर्ड कर देगा फॉरवर्डर के पास और आगे बाकी सारा काम फॉरवर्डर करेगा, ठीक है। अब जो रिप्लाई आएगा फॉरवर्डर उसे कैश कर लेगा और उसके बाद रिप्लाई भेजेगा एंड देन वो रिप्लाई क्लाइंट को भेज दिया जाएगा। आपको अगर आप रिकॉल करें तो जब मैं रिकर्सिव और इटरेटिव क्यूरी का बिल्कुल आपको स्टार्ट में बात बता रहा था तो मैंने वहां स्टेटमेंट बोली थी कि जो रिकर्सिव क्यूरी है वो जनरली क्लाइंट टू सर्वर होती है, लेकिन जो इटरेटिव क्यूरी है वो हमेशा सर्वर टू सर्वर होती है। तो मैंने जनरली इसलिए कहा था क्योंकि इसमें एक एक्सेप्शन भी थी, यानी देयर कैन बी अ केस व्हेन रिकर्सिव क्यूरी इज इनिशिएटेड इवन फ्रॉम डीएनएस सर्वर। तो ये वही केस है कि फॉरवर्डर के केस में डीएनएस सर्वर टू डीएनएस सर्वर भी रिकर्सिव क्यूरी हो सकती है, ठीक है, जो कि ये केस दिखाया गया। इसमें कोई क्वेश्चन है तो कर लें, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। जी ठीक हो गया, क्वेश्चन कहीं भी करना हो आप कर लीजिएगा। ये अगेन फॉरवर्डिंग कंटिन्यूड है, लेकिन फॉरवर्डिंग दो तरह की होती है। एक फॉरवर्डिंग तो ये होती है कि जितनी भी क्यूरीज डीएनएस पे आएंगी, जो यहां पे दिखाया गया था कि जो भी क्यूरी आप डीएनएस से करेंगे, डीएनएस के जोन से बाहर जो भी चीज होगी उसके लिए क्यूरी कर देगा फॉरवर्डर को। और एक होती है कंडीशनल फॉरवर्डिंग, जो इस स्लाइड में बता रहा है। कंडीशनल फॉरवर्डिंग ये होती है कि आप डीएनएस सर्वर को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर डोमेन के लिए तुमने दूसरे डीएनएस को तंग करना है, हर क्यूरी नहीं भेजनी, ठीक है। मैं आपको प्रॉपर्टी पेजेस के डीएनएस में दिखा देता हूं, दोनों के डिफरेंट हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बन जाए। यस, यहां पे आप देखें कि एक मेरे पास, मैं डीएनएस सर्वर की प्रॉपर्टीज में जाता हूं, एक ऑप्शन तो ये है, ठीक है। अब यहाँ पे जस्ट मुझे क्या देना है, आईपी एड्रेस देना है। देखें मैं सिर्फ आईपी दे देता हूँ और ये मेरे आईएसपी का डीएनएस सर्वर है, दैट्स इट। ये जनाब मैंने ओके कर दिया, ये फॉरवर्डर कॉन्फ़िगर हो गया, ठीक है। अच्छा, एक केस तो ये है मुझे सिर्फ आईपी देना पड़ा, और एक केस है कंडीशनल फॉरवर्डर, यानी फॉरवर्डिंग होगी लेकिन कंडीशनल है। वो कंडीशन क्या है, डोमेन। मैं यहाँ डोमेन नेम देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल mcse.com, और अब मैं नीचे फॉरवर्डर का आईपी देता हूं। अब ये केस क्या है, ये केस है कि आप डीएनएस को बता रहे हैं कि तुमने फॉरवर्डर को क्यूरी पास ऑन करनी है, बट फॉर अ पर्टिकुलर डोमेन, और वो पर्टिकुलर डोमेन क्या है, mcse.com। अब क्या होगा,
डीएनएस पे जब क्यूरी आएगी तो डीएनएस फॉरवर्डर पे क्यूरी उस वक्त भेजेगा जब वो mcac.com के लिए होगी। और ये दोनों एट द सेम टाइम भी हो सकते हैं, यानी आप ये भी हो सकता है, लाइक मैं यहाँ पे, ये जाहिर है मैंने डमी एड्रेसेस दिए, मैं इधर भी दे देता हूँ फॉरवर्डर और कंडीशनल में भी दे देता हूँ। यहां मैंने दे दिया 2011, उधर मैंने दे दिया 202111। अब क्या होगा, अगर तो क्यूरी है mcac.com से रिलेटेड तो फिर क्यूरी वो करेगा 202111, और अगर किसी और डोमेन की है तो फिर वो किस पे जाएगा, इस आईपी पे। और अगर क्यूरी आती है mcac2.com की तो उसके लिए इसे किसी और की हेल्प की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद ही इस जोन का अथॉरिटेटिव है। ये बात इसने यहां बताई है, ठीक है। ये कि एक लोकल डीएनएस सर्वर है जो कॉन्टोसो के लिए क्यूरी किया जा रहा है, और फॉर अदर डोमेन्स क्यूरी विल बी रीडायरेक्टेड टू आईएसपी डीएनएस, ठीक है। ओके जी, हाउ डीएनएस सर्वर कैशिंग वर्क्स, ये देख लें। डीएनएस सर्वर जब भी कोई रिप्लाई भेजता है तो उस रिप्लाई में ये भी बताता है कि क्लाइंट उसे कितनी देर के लिए कैश कर सकता है, चाहे वो क्लाइंट हो या वो डीएनएस सर्वर हो, ठीक है। ये अब आप देखें, क्लाइंट ने क्यूरी की, ये सारा प्रोसेस हुआ और आईपी एड्रेस रिटर्न हो गया। ये जनाब एंट्री रिटर्न हुई कि सर्वर a.contoso.com का आईपी एड्रेस है 131.107.0.44। अब सामने लिखा हुआ टीटीएल 28 सेकेंड्स, ठीक है। अब क्या होगा, 28 सेकेंड्स तक क्लाइंट भी से कैश करेगा और डीएनएस सर्वर भी। यहां पे अब इसने प्रिसाइजली डीएनएस सर्वर के कैशे की बात की है, तो हम इसकी बात करते हैं। इस डीएनएस सर्वर ने इसको कैश किया, ठीक है। ये 28 सेकंड जो लिखा है ये रिमेनिंग टाइम है, ठीक है। नॉर्मली जो क्यूरीज होती हैं उनके साथ जो टीटीएल आता है नॉर्मली वो 60 मिनट्स का होता है, बल्कि मैं आपको दिखा देता हूं। मैं यहाँ पे डीएनएस सर्वर में एक क्यूरी कर देता हूं, ये मेरा डीएनएस सर्वर है, और मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एक एंट्री क्या एंट्री में एक खुद से एंट्री क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एंट्री में का नाम दे दिया टेस्ट। आईपी एड्रेस में इसी सर्वर का दे देता हूँ, ये मैंने आईपी एड्रेस इसका दे दिया, ठीक है। अब क्या होगा, देखें इस प्रॉपर्टी पेज में तो टीटीएल कहीं भी नहीं आया, तो इसका टीटीएल क्या है, इसका टीटीएल वही है जो स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी में लिखा है, मिनिमम डिफॉल्ट टीटीएल 1 आवर, ठीक है। तो जो भी आप एंट्री मैनुअली क्रिएट कर रहे हैं उसका टीटीएल 1 आवर है, तो इसका टीटीएल फिर 1 आवर हुआ। अब हम क्लाइंट पे जाते हैं, हम क्लाइंट साइड से क्यूरी करते हैं, ठीक है। हम क्लाइंट को कहते हैं कि तुम एक्सेस करो test.mcac2.com को, ये जनाब एक्सेस हो गया, ठीक है। अब नेम रिजॉल्व हुआ है तो एक्सेस हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि इसका कैशे क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, टीटीएल क्या आ रहा है उसमें। तो मैं यहां कहता हूं डिस्प्ले डीएनएस, साथ में इसके पाइप साइन लगा के मूव कर दें ताकि ये पर पेज दिखाए, ठीक है। अब आप ये देखें कि यहां पे ये जो लाइन है ये आपके सामने test.mcac2.com का इस वक्त जो टीटीएल आ रहा है वो 3579 सेकंड्स है। इसका मतलब है जब ये एंट्री एक्सेस हुई है 3600 सेकंड इसका टीटीएल आया है। देखें कम हो रहा होगा, ये देखें 3554, 3552, 3550, 3549, 3548, 3547, ठीक है। तो सेकंड्स में ना जितनी स्पीड से कम हो रहा है, तो 3600 सेकंड्स का मतलब ये क्या हुआ कि इसका जो टीटीएल है डिफॉल्ट वो 60 मिनट्स है, ठीक है। तो वो जो आपको स्लाइड में कह रहा है 28 सेकंड्स वो रिमेनिंग टीटीएल है, यानी बताना वो ये चाह रहा है कि एंट्री कैशे में ही अभी पड़ी हुई है क्योंकि उसका टीटीएल एक्सपायर नहीं हुआ। अब क्लाइंट अगर क्लाइंट 2 सेम क्यूरी करता है, यानी क्लाइंट 2 भी इसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे server2.contoso.com का आईपी एड्रेस बताओ, तो डीएनएस सर्वर कैशे से ही आईपी एड्रेस रिटर्न कर देगा, उसको सीरीज ऑफ इटरेटिव क्यूरीज जनरेट करनी नहीं पड़ेंगी, ठीक है। और यही वो आंसर है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि यह आंसर नॉन अथॉरिटेटिव होगा,
ये अथॉरिटेटिव आंसर कंसिडर नहीं किया जाएगा। एनी क्वेश्चन? ओके जी, हाउ टू इंस्टॉल द डीएनएस सर्वर रोल, ये देख लेते हैं किस तरह इंस्टॉल होता है। डीएनएस सर्वर इंस्टॉलेशन मेथड सर्वर मैनेजर से हो सकता है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉलेशन विजिट, जब आप एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ भी डीएनएस इंस्टॉल हो जाता है। टूल्स अवेलेबल टू मैनेज डीएनएस सर्वर, अगेन डीएनएस मैनेजर स्नैपिन है, सर्वर मैनेजर है, डीएनएस मैनेजर कंसोल है, डीएनएस mgmt.msc, ठीक है। उसके बाद DNSMD CMD कमांड लाइन टूल है, इससे भी आप एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। विंडोज पावर शेल है और रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स है। ये आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। हम सर्वर पे आते हैं और सबसे पहले तो मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि कैसे इंस्टॉल होता है ताकि आपके रिकॉर्डिंग्स में आ जाए, अदरवाइज ये इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। ये आपके पास जो लिस्ट ऑफ रोल्स आएंगे उसमें डीएनएस लिस्टेड होगा, ये आपके सामने डीएनएस सर्वर इंस्टॉल, ठीक है। एक बात तो ये होगी कि डीएनएस सर्वर इसमें इंस्टॉल है, और अगर फॉर एग्जांपल ये इंस्टॉल ना होता और मैं इसे इंस्टॉल करता तो कोई इशू नहीं है। कोई ऐसी कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन नहीं है जो ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ डीएनएस वो आपसे रिक्वायर करे, ठीक है। जस्ट आप चेक बॉक्स सेलेक्ट करेंगे और डीएनएस इंस्टॉल कर देंगे। एक बात तो ये होगी। अब उसके बाद डीएनएस की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप सिंपली डीएनएस मैनेजमेंट स्नैपिन रन कर लें, यहाँ से डीएनएस की एडमिनिस्ट्रेशन होती है, ठीक है, जहाँ से हम इस वक्त काम कर रहे हैं। पावर शेल की डीएनएस की कमांड्स देखना चाहते हैं तो उसका मैंने तरीका आपको बताया था कि गेट कमांड लिखें और स्टैटिक डीएनएस स्टैटिक 5 साइन के साथ मोर कर दें। एक मिनट, इसका फायदा ये होगा कि अगर मोर देन 1 पेज है तो वो पर पेज कर देगा। ये देखें इतनी सारी कमांड्स हैं, इनमें डीएनएस इन्वॉल्व है, ठीक है। इसने क्लाइंट से रिलेटेड भी आपको दिखा दी हैं, तो सर्वर से रिलेटेड भी हैं। तो बहरहाल ये आपके पास डीएनएस के लिए बहुत एक लंबा सेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस अवेलेबल है। डीएनएस की एडमिनिस्ट्रेशन जनरली हम इसी यूटिलिटी से करते हैं जिस वक्त आपको नजर आ रही है, और इस यूटिलिटी को भी यूज करना आना चाहिए। जैसे मैं भी आपको बता रहा था, आप में से किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन क्वेश्चन आप एक कर सकते थे कि सर अगर किसी एंट्री का, चलें अभी ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, मैं एक एंट्री क्रिएट कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इसका टीटीएल 10 मिनट्स हो, बताएं क्या करूं? शाबाश। क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर मैं प्रॉपर्टीज में जाके मॉडिफाई करूंगा, अगर मैं यहां से जो मैंने आपको तरीका बताया था कि जोन प्रॉपर्टीज में एसओए के पेज में आप ये चेंज कर दें, ये देखें ये डेज है, ये आवर्स है, ये मिनट्स है और ये सेकंड्स है। तो अगर मैं ये यहाँ पे 1 है, अगर आप कहते हैं सर इस 1 को 0 कर दें और इधर 10 कर दें, ओके, उससे तो पूरे जोन के रैकर्ड्स पे, यानी आप फ्यूचर में जितने भी रैकर्ड्स बनाएंगे उन पे भी 10 मिनट्स आ जाएगा, और जो एग्जिस्टिंग रैकर्ड्स हैं वो भी, अब अगर कोई क्लाइंट क्यूरी करेगा तो जो टीटीएल साथ जाएगा दैट वुड बी 10 मिनट्स। मेरा क्वेश्चन कुछ और है। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक रैकर्ड पे मैं चाहता हूं थोड़ी सी डेविएशन हो जाए, एक रैकर्ड पे मैं टीटीएल रेस्ट ऑफ द जोन से मुख्तलिफ देना चाहता हूं। शाबाश, जल्दी से बता दें। मैं आपको सिर्फ समझाना ही चाहता हूं कि इस स्नैपिन को यूज करने के क्या क्या तरीके हैं। इस स्नैपिन में हमारे पास क्या क्या तरीके हैं जिससे इसमें जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनको कम ज्यादा किया जा सकता है। दिस वाज हिंट जी। खामोशी। ओके, देखें जब आप कोई जोन बनाते, कोई रैकर्ड बनाते हैं तो उसमें टीटीएल नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे टीटीएल नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप यहाँ से एडवांस फीचर्स इनेबल कर दें, अब आप रैकर्ड बनाएं तो टीटीएल डिस्प्ले होगा, ये आपके सामने आ, और इसका टीटीएल वही होगा जो आप दे देंगे। यहाँ पे अगर मैं कर दूं टेस्ट 1 कर देता हूं जैसे, और आईपी दे देता हूं वही, और इसको मैं कर देता हूं 0, और यहां मैं कर देता हूं 10। अब 10 का मतलब क्या है
10 का मतलब है 120, 10 का मतलब है 600 सेकेंड्स, ठीक है ना। 60 सेकेंड्स मल्टीप्लाई बाय 10 मिनट्स है ना, ऐड करें। अब क्लाइंट साइड से इसे एक्सेस करें और फिर क्लाइंट साइड पे टीटीएल देखें इस एंट्री का क्या आता है। मैं जनाब यहां से एक्सेस करता हूं, इधर टेस्ट 1 कर दें बस। ये जी एक्सेस हो गया। अब जरा डिस्प्ले डीएनएस करें और देखें कि टेस्ट 1 का टीटीएल, ये आपका टेस्ट 1 है और ये टीटीएल आ रहा है 595 सेकेंड्स। 595 क्यों आ रहा है, जाहिर है 600 सेकेंड्स टीटीएल रिटर्न हुआ था, तो जितनी देर में मैंने कमांड रन की 5 सेकंड्स गुजर चुके थे। मैं दोबारा देखूं तो ये 550 के आसपास कहीं आ चुका होगा। ये देखें 577 के आगे। जी कोई क्वेश्चन करना चाह रहा है? आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है। ठीक है, थैंक यू। ओके जी, मिनिमाइज कर दें इसे। मैंने कहाँ पे थे हम, हाँ जी यहाँ थे। और हमने इंस्टॉल भी देख लिया। इंस्टॉल अ सेकंड डीएनएस, मैं अभी आपको सेकंड डीएनएस नहीं करवा रहा। या एक काम कर लेते हैं, मेरे पास वर्चुअल मशीन है, मैं उसे इनिशियलाइज कर देता हूँ, तो होपफुली थोड़ी देर में वो बूट हो जाएगी। तो हम ये भी देख लेते हैं, उसमें हम सेकंड डीएनएस बना के देख लेंगे। उसी में आप लोग ये भी देख लीजिएगा कि हाउ टू इंस्टॉल डीएनएस, इसको चलने दें। ओके जी, उसके बाद फॉरवर्डिंग भी देख लेंगे, फॉरवर्डिंग को प्रैक्टिकली आप किस तरह से चेक कर सकते हैं। ओके जी, व्हाट आर डीएनएस जोन टाइप्स? वेरी इंपॉर्टेंट। जोन टाइप्स क्या हैं, डायनेमिक अपडेट्स क्या हैं, एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड जोन्स क्या हैं, एंड देन हाउ टू क्रिएट एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड जोन। सबसे पहले जोन टाइप्स देख लें। आपके पास 4 जोन टाइप्स हैं, मैंने आज पहले भी डिस्कस की, प्राइमरी, सेकेंडरी, स्टब और एडी इंटीग्रेटेड। सबसे पहले प्राइमरी और एडी इंटीग्रेटेड को अंडरस्टैंड कर लें। प्राइमरी और एडी इंटीग्रेटेड दोनों राइटेबल हैं, ठीक है। अगर आप प्राइमरी जोन बनाते हैं तो आपके पास राइटेबल कॉपी ऑफ डीएनएस सर्वर है, सेम विद एडी इंटीग्रेटेड जोन। लेकिन जो सेकेंडरी है वो राइटेबल नहीं होता, ना ही स्टब राइटेबल होता है। सेकेंडरी और स्टब दोनों रीड ऑनली होते हैं। सेकेंडली, जो प्राइमरी और एडी इंटीग्रेटेड है, इनमें डिफरेंस सिर्फ एक डिफरेंस है, और उसी एक डिफरेंस की वजह से दूसरे डिफरेंसेस भी हैं। और वो एक डिफरेंस क्या है कि जो स्टैंडर्ड प्राइमरी जोन होता है वो जोन डेटाबेस फाइल को लोकल हार्ड डिस्क पे सेव करता है, एक्टिव डायरेक्टरी में नहीं रखता। लेकिन जो एडी इंटीग्रेटेड जोन है वो अपनी जोन की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं उनको एडीएस में रखता है। तो इतनी बात मैं आपको वेरीफाई करवा देता हूं। हम डीएनएस सर्वर पे आते हैं, और ये हमारे पास डीएनएस सर्वर है। इसमें जनाब मैं पहले तो आपको जोन की प्रॉपर्टीज दिखाता हूँ कि इस वक्त जोन की टाइप क्या है। ये आपको नजर आ रहा है, जोन की टाइप क्या है, एडी इंटीग्रेटेड, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसे कैंसिल करता हूँ, मैं लोकल हार्ड डिस्क ओपन करता हूँ, और इसमें हम जाते हैं सी ड्राइव में, और उसके बाद जाते हैं विंडोज में, सिस्टम 32, और इसमें आपको डीएनएस नजर आएगा। ये जनाब डीएनएस ओपन कर लें सर। यहां पे आप देखें, यहां नॉर्मली जब आप कोई जोन बनाते हैं ना तो उसकी फाइल इधर आ जाती है, ठीक है। लेकिन mcsc2.com की फाइल इधर आपको नहीं नजर आ रही। अब मैं यहाँ पे एक जोन बनाता हूँ, न्यू जोन, नेक्स्ट करता हूँ, और ये चेक बॉक्स अनचेक कर देता हूँ। देखें इस चेक बॉक्स को आपने पढ़ी है 4 ऑप्शंस, लेकिन यहाँ पे जोन टाइप्स में 3 ऑप्शंस आ रही हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और एडी इंटीग्रेटेड, दैट्स इट। फोर्थ ऑप्शन है ही नहीं। तो याद रखिएगा कि अगर प्राइमरी को सेलेक्ट करके ये चेक बॉक्स सेलेक्ट कर दें तो जोन जो बनेगा वो एडी इंटीग्रेटेड बनेगा, और अगर प्राइमरी को सेलेक्ट करके इस चेक बॉक्स को अनचेक कर दें तो फिर जोन जो बनेगा वो स्टैंडर्ड प्राइमरी बनेगा। तो मैं क्योंकि अब प्राइमरी जोन बनाना चाहता हूं इसलिए मैंने चेक बॉक्स अनचेक कर दिया। देख लेना चेक बॉक्स अगर आप चेक करते हैं तो आगे क्या लिखा है, स्टोर द जोन इन एक्टिव डायरेक्टरी, ठीक है। अवेलेबल ओनली इफ डीएनएस सर्वर इज अ राइटेबल डोमेन कंट्रोलर। तो मैंने तो जोन को एडीएस में नहीं ले जाना, तो मैंने इसे अनचेक कर दिया। अब मैं इसका नाम रख देता हूं abc.com, ठीक है। नतीजा क्या होगा, नेक्स्ट करें,
फिनिश कर दें। ये देखें abc.com.dns यहाँ फाइल आ गई। लेकिन अगर ये एडी इंटीग्रेटेड होता तो फिर यहाँ पे एंट्री नहीं आनी थी। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है। अगर अभी भी मैं इसको abc.com की प्रॉपर्टीज में जाके, और ये आपके सामने प्राइमरी है, मैं इसे चेंज करके और एडी इंटीग्रेटेड कर दूं, चेकबॉक्स सेलेक्ट कर दूं, यस कर दें, अब क्या होगा, वहां से फाइल गायब हो जाएगी। ये देखें, बात समझ में आती है? अच्छा, दूसरी वर्चुअल मशीन को देखने में, हाँ जी ये बूट हो गई है, तो इस पे लॉग ऑन हो जाते हैं। बेसिकली कुछ चीजें ऐसी हैं जो विदाउट मल्टीपल डीएनएस आप चेक ही नहीं कर सकते, जिस तरह फॉरवर्डर है और भी बहुत सारी चीजें। तो फॉरवर्डर के लिए भी आपको 2 डीएनएस चाहिए होते हैं। इसी तरह सेकेंडरी डीएनएस जोन जब आप बनाते हैं उसके लिए भी आपको एक और डीएनएस सर्वर चाहिए होता है। इसको लोड होने दें अभी। अच्छा जी, प्राइमरी मैंने आपको बता दिया राइटेबल है, एडी इंटीग्रेटेड भी राइटेबल है। प्राइमरी लोकल डिस्क पे विंडोज सिस्टम 32 डीएनएस डायरेक्टरी में फाइल बनाएगा। एडी इंटीग्रेटेड फाइल जो बनाएगा वो एडीएस में स्टोर हो रही है। सेकेंडरी और स्टब दोनों रीड ओनली हैं। सेकेंडरी में कंप्लीट जोन होता है, स्टब में सिर्फ 3 तरह के रिकॉर्ड्स होते हैं। एक एनएस रिकॉर्ड होता है, एक एसओए रिकॉर्ड होता है और एक ग्लू रिकॉर्ड होता है। और स्टब जोन का मकसद ये है कि वो जो लंबी चेन होती है ना, अथॉरिटेटिव को लोकेट करने की लंबी चेन, कि पहले आप रूट पे गए, फिर आप कॉम पे गए, फिर आप सेकंड लेवल पे गए। अब वो इंटरनेट के केस में तो चलें समझ में आती है, लेकिन अगर आपका अपना कॉर्पोरेट नेटवर्क है और उसमें आपने अपने रूट सर्वर्स लगाए हुए, तो उस केस में देयर कैन बी अ केस कि आप कहते हैं कि ये इतनी लंबी चेन में ना जाए, डायरेक्ट ही चला जाए। तो स्टब जोन इज यूज्ड टू लोकेट अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर। आप स्टब जोन बना दें तो वो रिकॉर्ड जो अथॉरिटेटिव को लोकेट करने के लिए चाहिए होते हैं वो रिकॉर्ड सिर्फ ट्रांसफर होके आ जाएंगे। तो इसके लिए आसान हो जाएगा, ये अथॉरिटेटिव को लोकेट नहीं करेगा बल्कि अथॉरिटेटिव को डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेगा बाय कंसल्टिंग स्टब जोन। स्टब जोन पढ़ के इसे पता लग जाएगा कि इस जोन का अथॉरिटेटिव कौन सा है, तो ये डायरेक्टली उस पर चला जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि स्टब जोन किस लिए होता है, तो इसका सिंपल आंसर ये है कि स्टब जोन इज यूज्ड टू लोकेट अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर। ओके जी, व्हाट आर डायनामिक अपडेट्स, ये देख लें। क्लाइंट सेंड्स एसओए क्यूरी, ठीक है। डायनामिक अपडेट को पहले समझ लें, डायनामिक अपडेट्स है क्या, क्योंकि इन्होंने टाइटल तो दे दिया है व्हाट आर डायनामिक अपडेट्स, लेकिन बजाय इसके कि उसको पहले डिस्क्राइब करते हैं, इन्होंने डायरेक्टली उसके स्टेप्स बताना शुरू कर दिए। तो पहले समझें डायनामिक अपडेट्स हैं क्या। देखें, आपके एनवायरनमेंट में बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं और जितने भी कंप्यूटर्स आपके एनवायरनमेंट में प्लग इन हुए हुए होंगे उनकी एंट्रीज आपको डीएनएस में करनी पड़ेगी ताकि क्लाइंट्स आपस में बातचीत कर सकें। अब आप सोचें कि आपके एनवायरनमेंट में लेट्स से 500 कंप्यूटर्स हैं, तो उन 500 कंप्यूटर्स की अगर मैनुअल एंट्रीज आपको डीएनएस में करनी पड़ जाती हैं तो इट विल टेक लॉन्गर। और सेकेंडली, अगर डीएससीपी भी एनवायरनमेंट में है तो फिर तो क्लाइंट के आईपीस भी चेंज होते रहते हैं। तो ये तो एक बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन वाली बात हो जाएगी कि आप बार बार रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। तो इस मुश्किल को आसान करने के लिए क्या किया गया, इस मुश्किल को इस तरह आसान किया गया कि डीएनएस में डायनामिक अपडेट्स की सपोर्ट है, ठीक है। और डायनामिक अपडेट की सपोर्ट होने का मतलब ये है कि वो जो रिकॉर्ड है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे, यानी क्लाइंट का रिकॉर्ड डीएनएस में आपको बनाना नहीं पड़ेगा, बल्कि क्लाइंट खुद से डीएनएस सर्वर को क्यूरी करेगा और अपना रिकॉर्ड डेटाबेस में क्रिएट कर लेगा, ठीक है। तो ये स्टेप्स आप देख लें, उसके बाद मैं आपको एक डायनामिक एंट्री करके दिखाता हूं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि हाउ टू डायनामिकली क्रिएट रिसोर्स रिकॉर्ड्स। जी, स्टेप 1 क्या है, क्लाइंट ने सेंड की एसओए क्यूरी, क्लाइंट ने डीएनएस को क्यूरी भेजी और उससे एसओए रिकॉर्ड मांगा। डीएनएस सर्वर रिटर्न्स एसओए रिकॉर्ड। याद रखिएगा, एसओए रिकॉर्ड इस चीज का प्रूफ होता है कि डीएनएस सर्वर अथॉरिटेटिव है।
Client sends dynamic update request to identify the primary DNS server. Client ने request भेजी dynamic update की. DNS server responds that it can perform update. DNS server ने कहा कि ओके मैं अपडेट कर सकता हूं क्योंकि DNS writable होगा. उसके बाद क्लाइंट सेंड्स अनसिक्योर अपडेट टू DNS सर्वर. अगर तो DNS सर्वर अनसिक्योर डायनेमिक अपडेट भी कर सकता है तो वो इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा. ठीक है, लेकिन अगर DNS सर्वर अनसिक्योर डायनेमिक अपडेट नहीं कर सकता, ये मैं आपको प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स दिखाता हूं. आप अगर DNS सर्वर की प्रॉपर्टीज में जाएं तो ये लिखा है डायनेमिक अपडेट. एक ऑप्शन ये है सिक्योर ओनली. अगर तो ये ऑप्शन है तो फिर अनसिक्योर अपडेट नहीं हो सकती, और अगर ये ऑप्शन है तो नॉन सिक्योर एंड सिक्योर दोनों हो सकती है. ठीक है, तो उसने जो हमें स्लाइड में दिखाया है वो ऐसा कंप्यूटर है जिस पे ये ऑप्शन है, इसीलिए स्टेप आगे देखें क्या है. Client sends unsecured update to DNS server. If zone permits only secure update is refused. ठीक है, तो उसके बाद client sends secure update to DNS server. याद रखिएगा, आप DNS सर्वर पे सिक्योर ओनली उसी वक्त करते हैं जब आप चाहते हैं कि सिर्फ जो मेरे क्लाइंट्स हैं, डोमेन के क्लाइंट्स हैं, डोमेन से बाहर के जो क्लाइंट्स हैं उनकी एंट्री ना हो, सिर्फ जो डोमेन के मेंबर्स हैं उनकी डायनेमिक अपडेट्स हो जाए, तब आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं सिक्योर ओनली की. अब मैं आपको एक डायनेमिक अपडेट करके दिखाता हूं. हम DNS सर्वर पे जाते हैं और DNS सर्वर पे जनाब, इसको तो डिलीट कर दें, ये तो बस वैसे ही समझाने के लिए क्रिएट किया था. ये मेरे पास मेन जोन है और इस जोन में इस वक्त क्या ऑप्शन सेलेक्टेड है, सिक्योर ओनली. ओके जी, सिक्योर ओनली ही रहने दें. और ये एक एंट्री आ रही है मेरे, नहीं ये नहीं, ये मेरे क्लाइंट की एंट्री है, नहीं ये भी नहीं है. 20 यहाँ पे आना चाहिए था, 20 अभी नहीं आ रहा आपके सामने. ये तो 200 है. ठीक है, तो मैंने क्रिएट की थी, ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ. यहाँ पे 20 इस वक्त डिस्प्ले नहीं हो रहा, ये आपके सामने. ठीक है, मैंने डायनेमिक अपडेट्स इनेबल की हुई है. तो 20 किसका आईपी है, क्लाइंट का. क्लाइंट पे आ जाए, ये मेरा क्लाइंट है और ये इस पे आईपी एड्रेस क्या है देख लेते हैं. ये आईपी एड्रेस इस पे 8 है, सॉरी इसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.8. अब आप चेक करें डी, इस पे ये एंट्री आ रही है win8. मैं इस एंट्री को डिलीट कर देता हूँ. ये आपके सामने मैंने एंट्री डिलीट कर दी, अब 8 नहीं है. ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ, अब भी आपके सामने ये नहीं. अब मैं क्लाइंट साइड पे जाता हूँ और मैं क्लाइंट साइड पे एक कमांड देता हूँ. ये कमांड मुझे इसलिए देनी पड़ रही है क्योंकि मैंने एंट्री डिलीट की है. अदरवाइज डायनेमिक अपडेट के लिए कोई आपको कमांड नहीं देनी पड़ती, ऑटोमेटिकली हो जाता है. ipconfig/register DNS और प्रोवाइडेड के इस पे DNS भी सही दिया हुआ है. देख लेने में मुझे IP 192.168.1.10 ही होना चाहिए. वैसे तो उसमें प्रीवियस एंट्री मौजूद थी जो इस चीज़ का प्रूफ है कि ठीक आईपी है. ठीक है जी, तो अब आप सर्वर पे जाके चेक करें कि क्या रिकॉर्ड आ गया है. रिफ्रेश करें, ये देखें फिर आ गई. ठीक है, तो डायनेमिक अपडेट का मतलब है कि DNS पे रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया है और इसीलिए इसके सामने देखें स्टैटिक नहीं लिखा हुआ. टाइम स्टैम्प के नीचे टाइम आ रहा है, स्टैटिक नहीं है. जो एंट्री आप खुद क्रिएट करते हैं, जैसे ये एंट्रीज मैंने खुद क्रिएट की थी test1 test2, तो इनके सामने स्टैटिक लिखा हुआ है. अच्छा जी, दूसरा सर्वर भी लोड हो गया है तो सेकंड DNS भी इंस्टॉल करना. इसको मिनिमाइज करें, मैनेज में जाएं, ऐड रोल्स करें, नेक्स्ट करें और यहां से आप सेलेक्ट कर लें DNS सर्वर पर निकल गया. ओहो सॉरी, फीचर्स में आ गए, एक स्टेप पीछे. ये जनाब DNS सर्वर है, ये DNS ऐड हो गया. नेक्स्ट कर दें, इंस्टॉल. ठीक है, ये इंस्टॉल हो जाएगा और फिर हम क्या करेंगे, हम इस DNS को कॉन्फ़िगर करेंगे कि ये दूसरे DNS
को एज अ फॉरवर्डर यूज करें। हम एक काम करते हैं, हम क्लाइंट को फॉर द टाइम बीइंग या तो इस पे ले आते हैं, ठहरें मुझे देखने दें, या हम एक काम करते हैं, हम इस डीएनएस सर्वर पे एक जोन बना देंगे जो इस डीएनएस के पास नहीं है। इस डीएनएस को भी किसका पता है? सिर्फ mcsc.com का। ठीक है, ये एंट्रीज खत्म कर दें। जो रूट पे फॉरवर्डर दी है उसे भी देख लें, ये भी खत्म कर दें। चलें स्लाइड्स देखते हैं, जितनी देर में ये ऐड हो जाता है फिर आके देखेंगे। ओके जी, डायनेमिक अपडेट्स मैंने आपको दिखा दी, आगे चलते हैं। व्हाट आर एडी इंटीग्रेटेड डीएनएस जोन्स? देखें, एडी इंटीग्रेटेड जोन्स की एक तो कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बता दी कि जोन डेटाबेस एडीएस में स्टोर होता है। दूसरा इसका बेनिफिट ये होता है कि क्योंकि ये एडीएस में स्टोर हो रहा है तो ये एडीएस के बेनिफिट्स भी यूज कर लेता है। ठीक है, अगर आप उसी जोन में आ जाएं, डीएनएस पे देखें, तो इस वक्त मेरा जो डीएनएस जोन है उसकी मैं प्रॉपर्टीज आपको दिखाता हूँ। ये एडी इंटीग्रेटेड, आप याद रखिएगा ये एडी इंटीग्रेटेड है, इसमें सिक्योरिटी का पेज आ रहा है, इसमें जनरल में सिक्योर ओनली की ऑप्शन आ रही है। अब मैं इसे चेंज करता हूं और इसे मैं कह देता हूं कि तुम क्या हो जाओ, स्टैंडर्ड प्राइमरी। ये जनाब स्टैंडर्ड प्राइमरी हो गया। प्रॉपर्टीज में देखें, सिक्योरिटी का पेज गायब हो गया, डायनेमिक अपडेट में सिक्योर ओनली की ऑप्शन नहीं आ रही। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये नुकसान है, जो एडी इंटीग्रेटेड जोन है वो ज्यादा फीचर सेट आपको देता है। ये देखें, अब मैंने ओके कर दिया, इसको मैंने एडी इंटीग्रेटेड कर दिया। अब आप प्रॉपर्टीज में जाएं तो ये देखें सिक्योरिटी के ऑप्शन है और साथ में जो जनरल में जाएं तो ये डायनेमिक अपडेट में भी सारी ऑप्शन आ रही है। तो एडी इंटीग्रेटेड जोन इज मच बेटर देन अ स्टैंडर्ड प्राइमरी जोन। ये जी तकरीबन हो गया जी। अब हम टूल्स में जाते हैं और क्लिक करते हैं डीएनएस पे। डीएनएस में मैं एक जोन बना देता हूं। मायने यहाँ पे आप देते हैं ct.com और ठीक है, ये बन गया। अब मैं काम करता हूं, इसका अपना आईपी एड्रेस इसमें दे देता हूं, जिसका एड्रेस है 192.168.1.100। तो मैं यहाँ पे एक एंट्री बनाता हूं, मैं कहता हूं DC DNS2। ठीक है जी, और नीचे आईपी एड्रेस मैंने दे दिया 192.168.1.100। अब ये जो क्लाइंट है हमारा, ये क्लाइंट तो दूसरे डीएनएस को यूज कर रहा है ना। तो अगर अभी मैं सब इसे कहता हूं कि पिंग करो dns2.mcsc.com, लेट मी सी कि उस पे नहीं, हमने ct.com बनाया, सॉरी, उसको ct.com। ये देखें, अब ये क्यूरी कर रहा है किसे? अपने डीएनएस को, और उस डीएनएस के पास ct.com की कोई इंफॉर्मेशन नहीं। तो हम इस पे जाते हैं और अब इस पे हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं फॉरवर्डर, लेकिन उससे पहले चेक कर लें कि इन दोनों की कनेक्टिविटी भी है या नहीं। जी बिल्कुल है कनेक्टिविटी। तो मैं अब इसे कहता हूं कि तुम्हारा एक कंडीशनल फॉरवर्डर है, ठीक है, जो ct.com डोमेन का है और उसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.100। कोई बात नहीं, वैसे तो कोई इशू नहीं है, ये बेशक क्रॉस कह रहा है, इसको काम फिर भी करना चाहिए, लेकिन अगर ये तंग करेगा तो हम इसका हल निकाल लेंगे। अब मैं यहाँ पे ipconfig/flush DNS करता हूँ और दोबारा क्यूरी करता हूँ। देखें क्यूरी रिजॉल्व हो गई
क्यों रिजॉल्व हो गई? क्योंकि अब इसने जब क्यूरी किया अपने डीएनएस को, तो उस डीएनएस पे फॉरवर्डर कॉन्फ़िगर था, उसने रिक्वेस्ट भेजी दूसरे के पास और रेजोल्यूशन परफॉर्म हो गई। ठीक है, क्योंकि उसके अपने रिकॉर्ड्स में तो ऐसी कोई एंट्री है ही नहीं। तो ये बेसिकली फॉरवर्डर इस तरह से कॉन्फ़िगर होता है। ओके जी, एडी इंटीग्रेटेड जोन की जो बेनिफिट्स बता रही है पढ़ लें। बेनिफिट्स ऑफ एन एडी इंटीग्रेटेड जोन इंक्लूड अलाउज मल्टी मास्टर राइट्स टू जोन। देखें, अगर आप स्टैंडर्ड प्राइमरी और सेकेंडरी वाला स्ट्रक्चर रखें ना, तो उसमें याद रखिएगा आपका एक प्राइमरी सर्वर होता है और उसके बाद जितने भी आप सर्वर इंस्टॉल करते हैं वो सब सेकेंडरी होते हैं। ठीक है, क्योंकि एक ही जोन के लिए दो प्राइमरी नहीं हो सकते। ठीक है, ये स्टैंडर्ड प्राइमरी की बात कर रहा हूं जो नॉन एडी इंटीग्रेटेड है। लेकिन जब आप एडी इंटीग्रेटेड जोन बनाते हैं तो एडी इंटीग्रेटेड जोन में ये पॉसिबल है कि हर डीएनएस पे मैं राइटेबल डीएनएस बना दूं। यानी मेरे पास लेट से दो डोमेन कंट्रोलर थे। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, वैसे तो ये पहले डिस्कस हुई है, लेकिन ये याद रखिएगा कि एडी इंटीग्रेटेड जोन आप सिर्फ उस वक्त बना सकते हैं जब उस कंप्यूटर पे एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल है, और एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल भी हो और राइटेबल भी हो। ठीक है, क्योंकि 2008 में माइक्रोसॉफ्ट ने एक चीज इंट्रोड्यूस की थी, आरओडीसी, रीड ऑनली डोमेन कंट्रोलर। तो आरओडीसी की बात नहीं हो रही। आरओडीसी ऑल दो डोमेन कंट्रोलर है, लेकिन इवन देन आप उस पे क्या नहीं बना सकते, आप उस पे एडी इंटीग्रेटेड जोन नहीं बना सकते, क्योंकि एडी इंटीग्रेटेड जोन रिक्वायर करता है कि जोन जो है वो राइटेबल हो। जी, कोई क्वेश्चन करना चाह रहा है? जी सर। सर ये कि जो है एक्टिव डायरेक्टरी उस डोमेन के अंदर होनी चाहिए या उसी कंप्यूटर के ऊपर होनी चाहिए? जी, उस कंप्यूटर के ऊपर होनी चाहिए। डोमेन की बात नहीं हो रही, बात हो रही है उस कंप्यूटर की। मैं आपको दिखा देता हूं। आप ये एक चीज नोट करें कि ये जो मैंने अभी कंप्यूटर है जो मेरा मेंबर सर्वर है, ठीक है, हम इसे देखते हैं। ये मेंबर सर्वर इस वक्त डोमेन का पार्ट है, ये आपके सामने है। ये देखें, mcac.com, mcac2.com डोमेन का हिस्सा है ये। ठीक है, लेकिन क्या इस पे एडीएस इंस्टॉल है? इस पे एडीएस इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, आप देख लें। ये मैं जाता हूं ऐड रोल्स, ये मैं आपको डिस्प्ले कर देता हूं। ये देखें, अनचेक है। ठीक है, इस पे एक्टिव डायरेक्टरी मौजूद नहीं है। तो अब ये डोमेन का हिस्सा है, लेकिन इस पे एडी इंटीग्रेटेड जोन नहीं बन सकता। जोन बनाए जरा, इस पे डीएनएस में जाएं। ठीक है, राइट क्लिक करें, न्यू जोन, नेक्स्ट करें। देखें, फर्क नजर आ रहा है? ऑप्शन ग्रे है, ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ग्रे हुई हुई है। जिशान, बात क्लियर हो रही है? हो रही है, लेकिन एक क्वेश्चन है मेरा कि सपोज कि अगर मैं ये चाहता हूं कि इसी डोमेन के अंदर मेरे पास एक मेंबर सर्वर है, एक के ऊपर मैंने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर दी है और मैं चाह रहा हूं कि डीएनएस में किसी यानी कि हार्डवेयर की यूटिलाइजेशन ज्यादा है, मेरे पास लोड ज्यादा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि मैं अपना डीएनएस उठा के किसी और हार्डवेयर पर ले जाऊं, तो ये पॉसिबल नहीं है इसमें के। नहीं, वो क्यों नहीं पॉसिबल? आप देखिए, कह रहे हैं प्राइमरी ना कि जोन जिसके तो ऊपर बन रहा एक्टिव है इस पे। डायरेक्टरी। एडी हाँ इंटीग्रेटेड सर, ना बनने से हार्डवेयर चेंज का क्या ताल्लुक? नहीं नहीं, मैं वैसे करना चाह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं हार्डवेयर दूसरा ले लूं डीएनएस के लिए, ठीक है, तो जोन को दूसरी मशीन पे एक्सपोर्ट करें, इंस्टॉल। उस पे जाके इंपोर्ट कर दें। देखें, जब आप जोन बनाते हैं, आपको मैं एक चीज दिखाता हूं। मैं आपको जोन इंपोर्ट करके दिखाता हूं। ठीक है, हम जोन को इंपोर्ट करते हैं इस सर्वर से। ये जोन जो है ये मैं इंपोर्ट करता हूं दूसरे डीएनएस पे। आप देख लें किस तरह इंपोर्ट कर रहा हूं। ये जनाब मैंने इसकी सर्विस स्टॉप करवाई। ठीक है, और मैंने यहाँ पे, ठीक है, स्टॉप हो गई। अब मैं आता हूँ जरा इस सर्वर पे। ठीक है, ये डिलीट कर दें, नहीं चाहिए फॉरवर्डर। यहाँ पे मैं $192.168.1.100/C$।
अच्छा जी, कोई बात नहीं, हम एक काम कर देते हैं, हम खुद से शेयर में डाल देते हैं। मैं सी में गया, विंडोज में गया, सिस्टम 32 में गया, डीएनएस में गया, ये ct.com.dns ऐसे मैंने कॉपी किया और सी रूट पे मैंने एक फोल्डर बनाया जिसका नाम मैंने रखा ज़ोन बैकअप। इसमें इसे कॉपी किया, प्लस मैंने इसकी प्रॉपर्टीज में जाके इसको शेयर करवा दिया। ये नहीं, अब आप आए जरा इधर, मैं इस कंप्यूटर पे आया और मैं अब इसे कहता हूँ स्लैश, ये जनाब ज़ोन बैकअप, इसे एक्सेस किया मैंने, ये आ गया। इस फाइल को मैंने यहाँ से कॉपी किया और इसको मैं लोकल डिस्क में देखें कहाँ लेके जा रहा हूँ, सी, विंडोज, सिस्टम 32 में आए, सिस्टम 32 देन डीएनएस में आए, ये जनाब डीएनएस में आया और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, ये जनाब कॉपी हो गया। अब मैं डीएनएस खोलता हूँ, मैं इसे कहता हूँ न्यू जोन, नेक्स्ट किया, ठीक है। मैं इसे कहता हूँ प्राइमरी बनाओ, इसे अनचेक कर देता हूँ, प्राइमरी जोन, नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। ये कह रहा है जोन नेम, मैंने कहा ct.com। असल स्टेप अब आएगा, जोन फाइल, क्रिएट अ न्यू फाइल, मैं कहता हूँ नो, यूज द एग्जिस्टिंग फाइल, और वो एग्जिस्टिंग फाइल यहां पड़ी हुई है। नेक्स्ट करें, ठीक हो गया, नेक्स्ट करें, फिनिश करें, ये ct.com, और अगर आप गौर करें तो ये रिकॉर्ड पुराना रिकॉर्ड है, dns2.mcac.com, ये वो रिकॉर्ड है जो हमने फॉरवर्डर को टेस्ट करने के लिए बनाया था, ठीक है। तो जोन एक वर्चुअल मशीन से दूसरी पे इंपोर्ट हो गया तो फिजिकल पे भी हो जाएगा। जोन डेटाबेस हार्डवेयर स्पेसिफिक नहीं होता। जीशान, बात क्लियर हो गई है? जी क्लियर हो गई? जी जी सर। चलो ओके जी, इसे अब मिनिमाइज कर दें और ये देख लें, बेनिफिट्स ऑफ एन एडी इंटीग्रेटेड जोन इंक्लूड अलाउज मल्टी मास्टर राइट्स, के सारे डीएनएस सर्वर राइटेबल हो सकते हैं, प्रोवाइडेड के वो सारे डोमेन कंट्रोलर भी हों, और डोमेन कंट्रोलर भी वो जो राइटेबल होता है, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर ना हो। रेप्लिकेट्स डीएनएस जोन इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग एडीडीएस रेप्लिकेशन, ठीक है। ये सबसे बड़ा फायदा है कि अगर आपके डीएनएस सर्वर देखें, आप डीएनएस को जब एडी इंटीग्रेटेड कर रहे हैं तो डीएनएस का जो डेटाबेस है वो कहाँ पड़ा हुआ है, एडीएस के अंदर पड़ा हुआ है। अब जाहिर है डीसीज तो वैसे भी सिंक्रोनाइज होते हैं, तो जब डीसी सिंक्रोनाइज होंगे तो वो डीएनएस को भी सिंक कर लेंगे। यानी ये इस तरह है कि रेलगाड़ी ने जाना था, आपने उसमें एक और डब्बा लगा दिया, ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी ने तो वैसे भी सिंक होना था, डीएनएस होता या ना होता, एक्टिव डायरेक्टरी तो डीसीज के दरमियान सिंक होती है। तो उसी एडीएस के अंदर क्योंकि डीएनएस का डेटाबेस भी पड़ा हुआ है, तो जोन डेटाबेस विल बी रेप्लिकेटेड एज अ पार्ट ऑफ डोमेन रेप्लिकेशन। जब डोमेन रेप्लिकेट होगी तो डीएनएस भी रेप्लिकेट हो जाएगा। उसके बाद replicates DNS zone, then leverages efficient replication topology। जाहिर है लेवरेज तो हो गई ना, जब एडीएस के साथ ही डीएनएस रेप्लिकेट हो गया तो रेप्लिकेशन टोपोलॉजी लेवरेज हो गई और रिसोर्सेज भी अंडर यूटिलाइज रहेंगे, अंडर यूटिलाइज नहीं कहेंगे, रिसोर्सेज की ऑप्टिमाइजेशन हो गई। उसके बाद यूजेस एफिशिएंट इंक्रीमेंटल अपडेट्स फॉर एक्टिव डायरेक्टरी रेप्लिकेशन प्रोसेस। इंक्रीमेंटल अपडेट का मतलब होता है सिर्फ चेंजेस रेप्लिकेट हो, ठीक है। डीएनएस में दो तरह की रेप्लिकेट होती है, एक फुल जोन ट्रांसफर होता है, वो इनिशियली होता है, और उसके बाद जो चेंजेस हैं सिर्फ वो रेप्लिकेट होती हैं। तो ये कह रहा है कि जो आपकी इंक्रीमेंटल रेप्लिकेशन है वो हो जाएगी तो आपको और बेनिफिट मिल जाएगा कि रेप्लिकेशन का जो पैकेट साइज है वो छोटा हो जाएगा। इनेबल सिक्योर डायनेमिक अपडेट, ये मैंने आपको दिखा दिया कि सिक्योर डायनेमिक अपडेट की ऑप्शन आती है अगर आपका जोन एडी इंटीग्रेटेड हो। उसके बाद सिक्योरिटी कैन डेलीगेट जोन्स डोमेन एंड रिसोर्स रिकॉर्ड्स, ठीक है। आप डेलीगेट भी कर सकते हैं, और सिक्योरिटी के रेफरेंस से तो सारे बेनिफिट्स ही एडी इंटीग्रेटेड जोन में। एडी इंटीग्रेटेड जोन में आपके पास जोन प्रॉपर्टीज में एक सिक्योरिटी का सेपरेट पेज आ जाता है,
तो आप उसमें परमिशंस भी दे सकते हैं। तो दैट्स व्हाई एडी इंटीग्रेटेड जोन इज वन स्टेप अहेड टू स्टैंडर्ड प्राइमरी जोन। ओके जी, हमने क्या क्या किया? प्रोमोट अ सर्वर एज अ डोमेन कंट्रोलर, ये हम पहले कर चुके हैं। एडी इंटीग्रेटेड जोन हमने बना लिया, रैकेट हमने बना लिया, वेरीफायर एप्लीकेशन टू अ सेकंड डीएनएस सर्वर। ओके, रेप्लिकेशन के लिए हमें एक एडिशनल जोन बनाना पड़ेगा, मैं आपको ये करवा देता हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे पास दूसरे पे डीसी इंस्टॉल नहीं है, इसलिए मैं आपको प्राइमरी टू सेकेंडरी वाली रेप्लिकेशन करवाता हूँ। ये जो है ये आप जब एडीएस करेंगे उसमें देख लीजिएगा। ओके जी, ये यूनिट कंप्लीट हो गया। ये आखिरी चीज देख लेते हैं। मैंने mcsc2.com बनाया है और मैं इसका सेकेंडरी जोन इसमें बना रहा हूँ। ये मैं डीएनएस ओपन करता हूँ। सबसे पहले तो इस चीज को मेक श्योर करें, इसको डिलीट कर दें और जोन को ये भी डिलीट नहीं होगा, इसको स्टार्ट करवाएं। अब इसे डिलीट करें। ओके, आप पहले अपने मास्टर पे जाएं, इसकी प्रॉपर्टीज ओपन करें और यहां आप देखें कि जोन ट्रांसफर इस वक्त अलाउ नहीं है। तो सबसे पहले तो जोन ट्रांसफर अलाउ करें। जब तक आप जोन ट्रांसफर अलाउ नहीं करेंगे सेकेंडरी नहीं बन सकता। अब आप इधर जाएं और यहां पे मैं न्यू जोन करता हूं, सेकेंडरी। इसका नाम दे दें mcsc2.com। मास्टर का आईपी मांग रहा है क्योंकि अब जोन इसने दूसरे से उठा के लाना है ना। ये आपने आईपी दिया, ये देखें ढूंढ लिया इसने। फिनिश कर दें। ठीक है, ये जब आए तो परेशान नहीं होना है, इंतजार करना है। ऑल गुड थिंग्स टू दोज हु वेट। तो रिफ्रेश करें सिर्फ। हाँ, अगर ये इसलिए आया है कि आपने जोन ट्रांसफर अलाउ नहीं किया, देन यू हैव टू रिकॉन्फ़िगर योर प्राइमरी डीएनएस सर्वर। उसको जोन ट्रांसफर अलाउ करेंगे, आपके सामने आ गए। अब मेरा आपसे सवाल ये है, मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ, मुझे न्यू रिकॉर्ड की ऑप्शन नहीं दे रहा। वजह क्या है? शाबाश बताएं। हसन आप बताएं, यहाँ पे न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करने की ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि सर सेकेंडरी जो होता है बस वो रीड ओनली होता है वहाँ शाबाश। पे। सेकेंडरी प्राइमरी डीएनएस सर्वर जो है वो रीड ओनली होता है, इसलिए इसमें ऑप्शन नहीं दे रहा। ना तो कोई रिकॉर्ड डिलीट करने देगा, ना कोई रिकॉर्ड बनाने देगा, क्योंकि सेकेंडरी रीड ओनली होता है। लेकिन अगर यही काम मैं प्राइमरी में करूं तो मैं वहां डिलीट भी कर सकता हूं, वहां मैं न्यू रिकॉर्ड भी बना सकता हूं। ठीक है, ये आपके सामने। जी, एनी क्वेश्चन? अदरवाइज डीएनएस का ये वाला यूनिट कंप्लीट हो गया। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कर लें, अदरवाइज 15 मिनट्स हैं तो अगला यूनिट आई थिंक स्टार्ट कर दिया जाए। ओके जी, टाइम थोड़ा सा ही है तो कुछ कुछ बातें कर लेते हैं, बाकी तो ये यूनिट कल हो सकेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो नई चीजें जो है ना, उन पे आपको मैं बताता हूँ, नई चीजों पे एफर्ट भी ज्यादा करनी पड़ती है। मुझे भी बीइंग अ ट्रेनर नई चीजों पे ज्यादा एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। IPv6 खैर इतना नया भी नहीं है, बहुत पुराना है, लेकिन ये है कि कोर्स में अब इसका फोकस ज्यादा हो गया। पहले इन चीजों का कोर्स में इतना फोकस नहीं था। हम सिर्फ ये डिस्कस कर लेते थे कि IPv6 है, उसकी सपोर्ट है, दैट्स इट। लेकिन अब ये है कि ट्रांजिशन टेक्नोलॉजीज भी है, इसकी एड्रेसिंग भी डिस्कस हुई है। तो अब जरा माइक्रोसॉफ्ट ने भी कोर्स में नई चीजों को ज्यादा हाईलाइट किया और ये अच्छी चीज है। तो इस यूनिट में हमने IPv6 की डिटेल्स देखनी है। ओवरव्यू लेंगे। ओवरव्यू इसका काफी बड़ा है जिसमें बेसिक्स डिस्कस होंगी। उसके बाद IPv6 एड्रेसिंग हम देखेंगे। को एग्जिस्टेंस विद IPv4, यानी अगर किसी इन्वायरमेंट में V4 भी है और V6 भी है तो वो एनवायरनमेंट किस तरह चलेगा और ये दोनों साथ साथ किस तरह चलते हैं। और उसके बाद IPv6 ट्रांजिशन टेक्नोलॉजीज की, अगर आप 4 से 6 में जा रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या कुछ करना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले ओवरव्यू देख लें।
जी लेसन 1 है ओवरव्यू ऑफ IPv6 और होपफुली ये लेसन शायद आज कंप्लीट हो जाए। बेनिफिट्स ऑफ IPv6 देख लें सबसे पहले। IP वर्जन 6 के बेनिफिट्स क्या हैं? लार्जर एड्रेस स्पेस है, एड्रेस स्पेस ज्यादा बड़ी है। जो आपका V4 था उसमें 32 बिट्स एड्रेस स्पेस थी, जबकि V6 में 128 बिट्स एड्रेस स्पेस है। उसके बाद हायरार्किकल एड्रेसिंग एंड राउटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हायरार्किकल है, ठीक है, यानी नेटवर्क पोर्शन है, होस्ट पोर्शन है, जोन है। स्टेटफुल एंड स्टेटलेस एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन इस लेवल पे, यानी इस स्लाइड की हद तक बस इतना याद रखें कि स्टेटफुल और स्टेटलेस एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि DSCP को यूज करते हुए भी हो सकती है और DSCP के बगैर भी हो सकती है, यानी ऑटो कॉन्फ़िगरेशन विद DSCP भी है, विदाउट DSCP भी है। जो विदाउट DSCP है वो स्टेटलेस है, जो विद DSCP है वो स्टेटफुल है। और DSCP भी कौन सा? DSCP V6। इस पे और बात करेंगे, इसमें बातें ज्यादा हैं। उसके बाद रिक्वायर्ड सपोर्ट फॉर IPv6। IPv6 की सपोर्ट इसमें रिक्वायर्ड है बहुत सारे फीचर सेट्स के लिए। एंड टू एंड कम्युनिकेशन देता है, जाहिर है नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन जब दोनों होंगे तो एंड टू एंड कम्युनिकेशन आपको मिल जाएगी। रिक्वायर्ड सपोर्ट फॉर QoS की सपोर्ट भी है। इम्प्रूव्ड सपोर्ट फॉर सिंगल सबनेट एनवायरनमेंट, अगर आपका एनवायरनमेंट सिंगल सबनेट है तो उसको V6 में इन्हांस किया गया है। और एक्सटेंसिबिलिटी है, यानी ये एक्सटेंडेबल है, डेवलपर नई नई चीजें इससे रिलेटेड बना सकता है। एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब होता है कि ओपन स्टैंडर्ड है, वो डेवलपर के लिए उसमें उसकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट दे दी गई है, उसमें एनहांसमेंट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जाहिर है ये V6 में जो एनहांसमेंट होगी स्टैक लेवल पे, इट्स नॉट लाइक कि आप एनहांस करके और यूज करें, नॉन स्टैंडर्ड नहीं हो सकता, तो इसलिए यानी एक्सटेंसिबल है। फ्यूचर में किसी चीज की सपोर्ट पड़ती है अगर जरूरत तो उसको ऐड किया जा सकता है। जी डिफरेंसेस बिटवीन V4 एंड V6 देख लें। फ्रेगमेंटेशन के रेफरेंस से क्या डिफरेंस है? V4 में परफॉर्म बाय राउटर्स एंड सेंडिंग होस्ट, V6 में परफॉर्म ओनली बाय सेंडिंग होस्ट, ठीक है, राउटर्स नहीं परफॉर्म करेंगे। एड्रेस रेजोल्यूशन ब्रॉडकास्ट आर्प होती थी, यानी IP टू मैक रेजोल्यूशन के लिए कंप्यूटर आर्प ब्रॉडकास्ट करता था। यहाँ पे मल्टीकास्ट नेबर सॉलिसिटेशन मैसेजेस होंगे। एक बात याद रखिएगा, V6 में ब्रॉडकास्ट डिसअलाउड है, V6 में ब्रॉडकास्ट आपको कहीं नहीं नजर आएगी। उसके बाद मैनेज मल्टीकास्ट ग्रुप मेंबरशिप, इसके लिए V4 में IGMP था, V6 में क्या है? मल्टीकास्ट लिसनर डिस्कवरी। राउटर डिस्कवरी के लिए ICMP राउटर डिस्कवरी ऑप्शनल था, आप नॉर्मली मैनुअली दे देते थे डिफॉल्ट गेटवे, जबकि इसमें क्या ICMP V6 राउटर सॉलिसिटेशन एंड राउटर एडवर्टाइजमेंट रिक्वायर्ड है, ठीक है। DNS होस्ट रिकॉर्ड, इसमें A रिकॉर्ड होते थे, इसमें टेट्रा A रिकॉर्ड है, ठीक है। DNS में जब आप रिकॉर्ड बनाएंगे V6 का तो उसे हम टेट्रा A रिकॉर्ड कहते हैं। DNS रिवर्स लुकअप जोन्स, इसमें भी इन ADDR ARPA था, अब IPv6.ARPA, ये रिवर्स लुकअप जोन का जो जोन नेम है वो दिखा रहा है। मिनिमम पैकेट साइज V4 में 576 बाइट्स था, V6 में 1280 बाइट्स है। इसका मतलब परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट इस लेवल पे भी मिलेगी। एड्रेस फॉर्मेट देख लें, मुझे पहले टाइम देखने दें, हाँ हो जाना चाहिए। ये आपके पास IP एड्रेस फॉर्मेट है, बल्कि ये पहले देख लें। IP एड्रेस फॉर्मेट देख लें, ये 120 बाइनरी में तो ये शक्ल बनेगी ना, अब इतनी मुश्किल शक्ल का एड्रेस तो हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो वो कहता है 128 बिट्स एड्रेस डिवाइडेड इनटू 16 बिट ब्लॉक्स, ये 16 बिट ब्लॉक हो गए। अब हर ब्लॉक जो है उसमें बिट्स कितनी है? 16 बिट्स हैं। ईच 16 बिट ब्लॉक कन्वर्टेड टू हेक्स, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है, ताकि हेक्सा में कन्वर्ट करने का मतलब ये होता है, फायदा ये होता है कि वो छोटा होता है नंबर। देखें आप कैलकुलेटर खोल लें, आप लिखते हैं डेसिमल में लिखते हैं 255, तो कितने डिजिट हैं? ये 3 है ना, 2, 5 और 5। लेकिन इसी को अगर आप हेक्सा में ले जाएं तो FF, दो बेसिकली डिजिट्स आ रहे हैं, F और F, ठीक है। तो हेक्सा का फायदा ये होता है कि बड़े नंबर को छोटा कर देता है, रिप्रेजेंटेशन आसान हो जाती है। तो आप ये जो नंबर्स यूज कर रहे हैं इनको हेक्सा में यूज कर रहे हैं, ये देखें 20010D B8, ये सारे हेक्सा में, ठीक है।
उसके बाद जहां पे जीरो ज्यादा आ रहे हो कंटीजियस, तो वहां पे डबल कॉलन लगा दें तो जीरो खत्म हो जाएगा। ये जैसे लिखा है ना, फर्दर सिंप्लीफाई बाय रिमूविंग लीडिंग जीरोस, ये इसने ये कर दिया, कॉलन जीरो और देन कॉलन। इसको भी फर्दर खत्म करके आप खाली डबल कॉलन डाल दें। डबल कॉलन का मतलब है कि यहाँ पे जीरोस हैं। ये देख लें, आईपी एड्रेस, IPv6 एड्रेस फॉर्मेट, ये इसने 16 बिट्स को 4 बिट्स के 4 चंक्स में डिवाइड किया है। अब हर 4 बिट्स की चंक को कन्वर्ट करेगा। ये देखें, पहली बिट की वैल्यू है 1, दूसरी की 2, तीसरी की 4, चौथी की 8, 1 2 4 8। पहला जो हिस्सा था वो था 0 1 0 0, तो सिर्फ ये वाली बिट ऑन थी तो वैल्यू 2 आ गई। दूसरा जो था उसमें सारी ऑन थी, 1 + 2 + 4 + 8, चारों को जमा किया तो आंसर 15 आया। 15 हेक्सा में क्या होता है, F होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लिखें 15 डेसिमल में और हेक्सा में जाएं तो F लिखा हुआ आएगा। हेक्सा की नंबरिंग क्या होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद ABCDEF, तो ये 16 नंबर्स होते हैं। इसी तरह थर्ड जो था वो 0 1 1 0 0, तो 1 और 1 यानी 1 और 2 को प्लस कर दिया, 3 आ गया। और फोर्थ था 1 1 0 1, तो इसमें पहली की वैल्यू 1, दूसरे की 2, तीसरा 0 है, चौथे की 8 है, तो 8 + 2 + 1 = 11, और 11 का मतलब है हेक्सा में B, तो आंसर वुड बी 2F3B। ये 2F3B आपकी फुली क्वालिफाइड वैल्यू है। ये इसने आपको बता दिया। लें जी, यहां तक रखते हैं। लेसन 2 से हम कल स्टार्ट लेंगे। फील फ्री टू आस्क एनी नंबर ऑफ क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, अदरवाइज हम कल यहीं से स्टार्ट लेंगे जी। नो क्वेश्चन, ओके। कल मैं रिकॉर्डिंग भी अपलोड नहीं कर सका, इंशाल्लाह मैं आज कर दूंगा। केस स्टडी भी हमने डिस्कस नहीं किया, वो भी हम टाइम निकालते हैं, डिस्कस करते हैं। और फ्राइडे को थोड़ी सी हिम्मत करनी है, फ्राइडे को मैं अगेन 30 मिनट्स या 45 मिनट्स ऐड करूंगा। ओके जी, टेक केयर, बाय।